सपने में भी यह सोचा है कि जिस राजस्थान को हम आज तक सिर्फ रेत, धूप और प्यास से जोड़ते आए हैं, वही राजस्थान एक दिन समुद्र से जुड़ जाएगा। जरा आंख बंद करके सोचिए, तपता हुआ रेगिस्तान और उसी के बीच समुद्र का पानी, कंटेनर, जहाजों की आवाज और लॉजिस्टिक्स हब। ये सुनने में आज भी किसी फिल्म की कहानी लगता है, लेकिन ये कोई कहानी नहीं है। ये एक असली प्रोजेक्ट है जिस पर काम शुरू हो चुका है और यही वजह है कि पूरी दुनिया की नजरें अचानक राजस्थान पर टिक गई हैं। भारत एक ऐसा कदम उठा रहा है जो आज तक किसी बड़े देश ने इतने बड़े पैमाने पर करने की हिम्मत नहीं की। समुद्र को रेगिस्तान तक लाना, और सिर्फ पानी के लिए नहीं बल्कि पूरे ट्रेड सिस्टम को बदल देने के लिए। यह कहानी सिर्फ पाइपलाइन की नहीं है, यह कहानी सोच बदलने की है, रणनीति बदलने की है और भारत की नई पहचान बनाने की है। अब सवाल उठता है कि आखिर भारत को ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या सच में भारत के पास पानी की इतनी कमी है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा खेल है? जवाब है बहुत बड़ा खेल। दरअसल आज की दुनिया में ताकत उसी के पास है जिसके हाथ में सप्लाई चेन है, जिसके पास ट्रेड रूट्स का कंट्रोल है और जो माल को सबसे सस्ते और सबसे तेज तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके। आज भारत दुनिया की बड़ी इकोनॉमी बनता जा रहा है, फैक्ट्रियां लग रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही हैं, एक्सपोर्ट लगातार ऊपर जा रहा है। लेकिन एक बड़ी दिक्कत है, लॉजिस्टिक्स। उत्तर भारत और मध्य भारत से बंदरगाह बहुत दूर है, माल को समुद्र तक पहुंचाने में समय भी लगता है और पैसा भी, और यही कमजोरी भारत अब खत्म करना चाहता है। राजस्थान में बनने वाला यह डेजर्ट हाइड्रो कॉरिडोर असल में भारत की उसी कमजोरी पर सीधा वार है। यह कोई साधारण नहर नहीं है, यह कोई आम पाइपलाइन नहीं है, यह एक 262 किलोमीटर लंबा स्मार्ट समुद्री कॉरिडोर है जो सीधे अरब सागर को राजस्थान से जोड़ देगा। यानी अब समुद्र सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं रहेगा, समुद्र की ताकत देश के अंदर तक पहुंचेगी। जहां अभी तक रेत उड़ती थी वहां कल कंटेनर खड़े होंगे, और जहां पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरसते थे वहां पानी ही पूरी इकोनॉमी बदल देगा। अब जरा समझते हैं कि यह पूरा सिस्टम काम कैसे करेगा, क्योंकि इतना लंबा समुद्री जलमार्ग बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं समुद्र किनारे बने इनटेक सिस्टम की। अरब सागर से पानी ऐसे ही उठाकर पाइप में नहीं डाला जा सकता। समुद्री पानी में गाद होती है, शैवाल होते हैं, रेत होती है, और अगर यह सब सीधे पाइप में चला गया तो पूरी लाइन कुछ ही महीनों में जाम हो जाएगी। इसलिए समुद्र के किनारे ही बड़े बड़े फिल्ट्रेशन सिस्टम लगाए जा रहे हैं जो पानी को साफ करेंगे, भारी कणों को रोकेंगे और सिर्फ कंट्रोल्ड फ्लो में पानी आगे भेजेंगे। इसके बाद आता है प्रेशर कंट्रोल नेटवर्क, क्योंकि 262 किलोमीटर तक पानी को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ ढलान या गुरुत्वाकर्षण काफी नहीं है। रास्ते में कई जगह हाई पावर पंपिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। ये पंप लगातार पानी को धक्का देते रहेंगे ताकि कहीं भी फ्लो धीमा ना पड़े, और अगर किसी सेक्शन में दबाव ज्यादा या कम होता है तो सिस्टम उसी वक्त खुद को एडजस्ट कर ले। लेकिन यहां सबसे बड़ी समस्या आती है गर्मी की। राजस्थान में तापमान कई बार 50 डिग्री तक चला जाता है और रात में काफी नीचे गिर जाता है। इतनी ज्यादा गर्मी और ठंड का फर्क आम पाइपलाइन झेल ही नहीं सकती। इसलिए यहां भारत ने मल्टी लेयर पाइपिंग सिस्टम अपनाया है। यह पाइप अंदर से हाई डेंसिटी मटेरियल का है, बीच में इंसुलेशन लेयर है और ऊपर से खास हीट रिफ्लेक्टिंग कोटिंग दी गई है ताकि धूप की गर्मी सीधे पानी तक न पहुंचे। इसके अलावा कई हिस्सों में पाइप को जमीन के अंदर दबाया जाएगा ताकि तापमान का असर और कम हो जाए। अब आते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के सबसे स्मार्ट हिस्से पर, सेंसर नेटवर्क। पूरे 262 किलोमीटर के कॉरिडोर में हजारों स्मार्ट सेंसर लगाए जा रहे हैं। ये सेंसर सिर्फ पानी के बहाव को नहीं देखते बल्कि तापमान, दबाव और पाइप के अंदर होने वाली हल्की सी हलचल को भी पकड़ लेते हैं। अगर कहीं नमक जमना शुरू हुआ तो सिस्टम को उसी समय पता चल जाता है। आमतौर पर पाइपलाइन में नमक तब नजर आता है जब काफी नुकसान हो चुका होता है, लेकिन यहां माइक्रो लेवल पर नमक जमने की शुरुआत पकड़ ली जाती है और जैसे ही अलर्ट जाता है ऑटोमेटिक क्लीनिंग सिस्टम चालू हो जाता है। अंदर से खास वाटर जेट्स पाइप को साफ कर देते हैं बिना किसी इंसान को भेजे। ये पूरा सिस्टम पूरी तरह डिजिटल होगा। एक कंट्रोल सेंटर से पूरे रेगिस्तान के बीच गुजर रहे इस जलमार्ग को लाइव मॉनिटर किया जा सकेगा। अगर कहीं दबाव कम हुआ, तापमान ज्यादा हुआ या फ्लो में गड़बड़ी आई तो उसी वक्त सुधार कर लिया जाएगा। यानी ये पाइपलाइन खुद सोचने, समझने और फैसला लेने वाली बनेगी। एक और बड़ी चुनौती थी पानी का उड़ जाना, यानी वाष्प बनना। रेगिस्तान में समुद्री पानी बहुत जल्दी गर्म हो सकता है और अगर पानी ज्यादा गर्म हुआ तो वो वाष्प बनने लगेगा और पाइपलाइन के अंदर दबाव बढ़ जाएगा। इसलिए पाइप पर हीट रिफ्लेक्टिंग कोटिंग के साथ साथ कई हिस्सों में ऊपर से शैडो स्ट्रक्चर भी बनाए जा रहे हैं ताकि सीधी धूप पाइप पर ना पड़े। यह तकनीक पहले गुजरात के कच्छ इलाके में छोटे स्तर पर टेस्ट की गई थी और उसके रिजल्ट काफी अच्छे आए थे। अब उसी तकनीक को बड़े पैमाने पर राजस्थान में लागू किया जा रहा है।
अब बात करते हैं नमक की। समुद्री पानी में नमक बहुत ज्यादा होता है और अगर ये नमक पाइप की दीवारों पर जमने लगा तो पूरी लाइन धीरे धीरे जाम हो सकती है। भारत ने इसके लिए एक हाइब्रिड एंटी स्केल सिस्टम लगाया है। यह सिस्टम नमक को पाइप की दीवारों पर जमने नहीं देता और पानी के अंदर नमक का संतुलन बनाए रखता है। कुछ इसी तरह की तकनीक यूएई ने अपने डिसैलिनेशन प्लांट्स में 2023 के बाद इस्तेमाल करनी शुरू की थी, लेकिन भारत ने इसमें एआई बेस्ड ऑटोमेशन जोड़ दिया है, जिससे सिस्टम खुद तय करता है कि कहां कितना कंट्रोल करना है। अब यहां एक जरूरी तुलना समझनी होगी। भारत बनाम दुबई में भी डेजर्ट वाटर सिस्टम मौजूद है, लेकिन वहां की पाइपलाइन ज्यादातर समुद्र के आसपास ही रहती है। उनकी लंबाई आमतौर पर 40 से 50 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होती और उनका फोकस सिर्फ शहरों तक पानी लाने का होता है। लेकिन भारत जो बना रहा है वो बिल्कुल अलग है। ये सिर्फ पानी लाने का सिस्टम नहीं है, ये एक लैंड टू सी कॉरिडोर है। भारत का ये मॉडल 3 लेयर में काम करेगा, कहीं भूमिगत, कहीं सतह पर और कहीं एलिवेटेड स्ट्रक्चर पर। यह कॉम्बिनेशन अभी तक दुनिया में बड़े पैमाने पर कहीं नहीं अपनाया गया। सबसे बड़ा फर्क यही है कि भारत का यह कॉरिडोर सिर्फ शहरों के लिए नहीं है, बल्कि इंडस्ट्रियल जोन, इनलैंड पोर्ट, लॉजिस्टिक्स हब और डिफेंस सप्लाई को साथ जोड़ता है। यानी एक ही सिस्टम से कई काम होंगे और यही बात इसे दुनिया से अलग बनाती है। अब सवाल यह है कि इतना जटिल सिस्टम बनाकर भारत हासिल क्या करना चाहता है? जवाब सीधा है, लॉजिस्टिक्स रिवॉल्यूशन। आज उत्तर भारत की फैक्ट्रियों को एक्सपोर्ट के लिए गुजरात या महाराष्ट्र के पोर्ट्स पर निर्भर रहना पड़ता है। वहां तक माल पहुंचाने में समय भी लगता है और खर्च भी। लेकिन राजस्थान में लैंड पोर्ट खड़ा होते ही यह पूरा खेल बदल जाएगा। कंटेनर ट्रेन, वेयरहाउस, शिपमेंट सेंटर, सब कुछ एक ही जगह होगा और एक्सपोर्ट सीधे रेगिस्तान से शुरू हो सकेगा। इससे न सिर्फ समय बचेगा बल्कि लागत भी कम होगी। अनुमान है कि ट्रांसपोर्ट का खर्च 25 से 35% तक घट सकता है। और यही वजह है कि दुनिया की बड़ी ताकतें इस प्रोजेक्ट को बहुत ध्यान से देख रही हैं, क्योंकि यह सिर्फ इंजीनियरिंग का खेल नहीं है, यह ग्लोबल ट्रेड मैप बदलने वाली चाल है। अब यहां से कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जैसे ही यह प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है, दुनिया की राजनीति इसमें एंट्री ले लेती है। सबसे पहले बात चीन की। चीन की पूरी इकोनॉमी समुद्री रास्तों के कंट्रोल पर टिकी है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए उसने एशिया, अफ्रीका और यूरोप में जगह जगह पोर्ट्स बनाए ताकि सप्लाई चेन उसके हाथ में रहे। ग्वादर पोर्ट इसी रणनीति का हिस्सा है, जहां से भारत को दबाव में रखने की कोशिश की जाती रही है। लेकिन राजस्थान का यह इनलैंड पोर्ट चीन की पूरी रणनीति में बड़ा छेद कर देता है। अगर भारत अपने अंदरूनी राज्य को सीधे समुद्र से जोड़ लेता है तो उसे किसी तीसरे देश के रास्ते पर निर्भर रहने की जरूरत ही नहीं रहती, ना पाकिस्तान पर, ना चीन की। लॉजिस्टिक लाइन पर इसका सीधा मतलब है भारत की एक्सपोर्ट ताकत बढ़ेगी और चीन के दबदबे को चुनौती मिलेगी। और यही वजह है कि चीन इस प्रोजेक्ट को